निर्मल शर्मा जी, जी सर। बताइए कुछ अपने बारे में। सर मैं राजसमंद के नाथद्वारा शहर से रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीटेक ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी है। मैंने अपनी 10th और 12th दोनों ही नाथद्वारा के श्रीजी पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से करी है। सर मैं बीटेक के बाद से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में लग गया था। इसके अलावा सर मेरी कुछ आकांक्षा है, कुछ उपलब्धियां है और कुछ पर मैं काम कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का कोई विशेष कारण, कोई इन्फ्लुएंस? सर मेरी रुचि शुरू से मशीन्स के अंदर रही है। मैं छोटा था तब भी गली के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन होता था, जेसीबी इन मशीन्स को देखते थे। मेरी रुचि बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही रही थी, तो इस कारण मैकेनिकल। अच्छा, मतलब बहुत जल्दी ही आपने सोच लिया था। सर अराउंड 10th के बाद से जब करियर लेते हैं उस टाइम सोचने के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट आउट किया था कि इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल लेना है। इससे पहले की रुचि अगर देखें तो भी मशीन्स के अंदर रही थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि प्राइवेट जॉब में आपको ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता था, ज्यादा अपॉर्चुनिटी? आपने कोशिश नहीं की कभी? सर मैंने कोशिश नहीं की क्योंकि मैंने बीटेक के बाद अपने आप का निश्चय कर लिया था कि मेरे को सरकारी इंजीनियरिंग सेवाओं के अंदर ही जाना है। क्यों लेकिन, मतलब अगर आपकी मैकेनिकल में रुचि है, इंजीनियरिंग में रुचि है, तो प्राइवेट में आपको ज्यादा सीखने मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल प्राइवेट में ज्यादा सीखने को मिल सकता है, लेकिन सर एक प्रथम कारण मैं जो समझता हूँ वो सर मेरी रुचि है कि मेरे को रुचि और मेरी जो इच्छा थी शुरू से वो गवर्नमेंट की तरफ मेरा रुझान ज्यादा था। और दूसरा सर जो एक सोशल प्रेस्टीज, रेपुटेशन और करियर सिक्योरिटी की बात करें तो भी गवर्नमेंट के अंदर वो ज्यादा बेहतर नजर आते, तो मैंने गवर्नमेंट ऑप्शन को ही अपने लिए रखा था। अच्छा, मतलब आपने जॉब सिक्योरिटी को भी प्रेफरेंस दी है बहुत ज्यादा। सर बिल्कुल। जी सर। अच्छा अच्छा, अपनी कोई वीकनेस बताइए हो तो। सर मैं मेरी वीकनेस में जो समझता हूँ कि सर मैं डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग डिसिप्लिन रहे, लेकिन मैं इस पे बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने इस पे कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर ली और मैं अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढालने में सक्षम भी होने लगा हूँ। इसके अलावा सर जो मैं दूसरी वीकनेस समझता हूँ वो है कि मैं आई एम नॉट अ गुड कुक। अच्छा, आप नर्वस तो नहीं फील कर रहे? नो सर, आई एम ओके। अच्छा, राजस्थान के बारे में कुछ बताइए। राजस्थान का नाम का मतलब बताइए। सर राजस्थान बेसिकली नाम जो इसका है, पुराना नाम राजपूताना रहा है। यहाँ पे राजपूत राजाओं का आधिपत्य रहा है शुरू से, इसके कारण इसको राजपूताना कहा जाता था। और इसको कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहली बार राजस्थान रायथान नाम दिया था। और फिर वो परिवर्तित होकर राजस्थान कहलाने लगा। यहाँ पे जहाँ पे राजाओं का स्थान, राजस्थान। राजाओं का स्थान से। तो क्या आपको लगता है आज भी आपकी प्रदेश की प्रगति में उन राजा जो थे उनके परिवार का आज भी योगदान है? सर कई से राजवंश अभी भी ऐसे हैं जिनके वंश के लोग आज सक्रिय पॉलिटिक्स के अंदर है। इसके अलावा सर कुछ लोग नहीं भी है, लेकिन हाँ सर, जैसे जयपुर हो गया, तो इनके लोग आज भी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें जो राजा महाराजा जो है उन्हें पॉलिटिक्स में होना चाहिए? सर ये मैं समझता हूँ कि अपने अपने पर निर्भर करता है कि उनकी क्या रुचि रही है, वो उनका जनता से जुड़ाव कितना रहा है। अगर उनका जनता से जुड़ाव रहा है तो उनको बेशक पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि वो जनता की समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है? तो राजस्थान की इकोनॉमी मेनली सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है, जिसका अराउंड 36% सर्विस सेक्टर से जीडीपी को आता है, स्टेट जीडीपी को। सेकेंडली सर ये कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करती है, तो इसके बाद में सर दूसरे क्षेत्र पे है। हम्म, अच्छा, कोई ऐसे शहर जो ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो? सर राजस्थान की इकोनॉमिक के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई शहर या डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है तो सर वो जयपुर है, क्योंकि वहाँ का जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो उद्योग है वो विश्व के अंदर अपना एक स्थान रखता है।
और इसके अलावा भी वहाँ पे छोटे मोटे स्मॉल कुटीर सारे उद्योग वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब मुख्यतः जयपुर जिले को सबसे जीडीपी में सबसे हाईएस्ट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट जीडीपी में। अच्छा, क्या जयपुर एक स्मार्ट सिटी प्लान में जयपुर को इंक्लूड किया गया? सर आप स्मार्ट मैं इस सिटी बारे में, प्लान जानते हो आप? सर बिल्कुल इसकी चर्चा तो चल रही है सर, मैं इसके इतनी गहनता से तो इस विषय में नहीं जानता, लेकिन हाँ सर जयपुर का मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको इंक्लूड करा है कि नहीं करा है। अच्छा, कोई और शहर आपको पता हो जिनको इंक्लूड किया हो? सर उदयपुर शहर को इसके लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और उदयपुर का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। उदयपुर को इंक्लूड नहीं किया गया है? सर शायद मैं गलत हो सकता हूँ सर, मेरी समझ से मैंने न्यूज में पढ़ा था, लेकिन सर हो सकता है मैं गलत हूँ, कहीं मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है। रिंग रोड कहाँ पे है? सर ये जयपुर के अंदर है। जयपुर में। किसको कनेक्ट करता है ये? सर ये जयपुर को इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल सिटी है महिंद्रा सिटी, इसके बाहर से निकलता है और ये जयपुर सिटी को बाईपास करते हुए सर वापस दिल्ली हाईवे को मिलाता है। इसमें पूरे जयपुर सिटी जो टॉप रोड है, इसका ट्रैफिक जो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं राजस्थान के कोई प्रसिद्ध त्योहार? सर राजस्थान के अंदर कई से त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें सर क्षेत्रीय त्योहार है, कोई कई क्षेत्र में कितने प्रसिद्ध है। जैसे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सर श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर अन्नकूट का महोत्सव दिवाली प्रसिद्ध है। सर जयपुर के अंदर तीज का महोत्सव प्रसिद्ध है। मारवाड़ के अंदर सर गुडला का त्योहार बहुत खुशी से मनाया जाता है। सर इस प्रकार है यहाँ पे। अच्छा। पुष्कर? जी सर पुष्कर के अंदर भी ऊँटों का एक मेला होता है सर, पशु मेला, और उसके अंदर ऊँटों की रेस बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, पुष्कर की होली? सर मुझे इसके बारे में इतना ध्यान नहीं है। पुष्कर की होली मैंने सुना है बहुत प्रसिद्ध है, लोग दूर दूर से आते हैं वहां पे। आपको क्या लगता है होली जैसे त्योहार में पानी की वेस्टेज नहीं होती है? सर बेशक पानी की वेस्टेज होती है, लेकिन सर इसको अगर अपन त्योहार के नजरिए से ले तो इसको एकदम से बंद भी नहीं करना चाहिए। अपने को इसको एक सीमित दायरे के अंदर लेके करे तो सर दोनों अपने लक्ष्य पूरे होंगे, त्योहार भी बन जाएगा और पानी का संरक्षण भी सुनिश्चित हो पाएगा। अच्छा अच्छा। क्या आप अटल भूजल योजना के बारे में कुछ जानते हो? जी सर। सर ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर जो पानी का भू स्थल है, ग्राउंड वाटर टेबल, इसको इंक्रीज करने का लक्ष्य लिया जाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग या विभिन्न मेथड्स का यूज करके इसके अंदर पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है इसको ऊपर उठाने का प्रयास है इसके अंदर। अच्छा, क्या इसका फायदा मिला है राजस्थान में? जी सर बिल्कुल सर, इससे कई क्षेत्र के अंदर पानी का भूजल बहुत हद तक ऊपर आया भी है। अच्छा। क्या राजस्थान में जल प्रदूषण की समस्या है? सर राजस्थान में जल प्रदूषण की समस्या बेशक है, लेकिन सर ये उतनी गंभीर नहीं है जितनी अपने यूपी या फिर दिल्ली के एरिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा नहीं है और यहाँ पे कोई इतनी नदी ज्यादा भी नहीं है। पर समस्या जरूर है सर यहाँ पे। अच्छा। अ, ऐसे कौन से क्षेत्र है आपके प्रदेश में जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ग्राउंड वाटर जो है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है? सर एक्सप्लोइट, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। सर मैं इस बारे में सर नहीं जानता सर, इसे इसको रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी नहीं है, माफी चाहूंगा। अच्छा। अब आप एएन की नौकरी ज्वाइन करने के बाद आपको अगर दूसरे प्रदेश में जाने का मौका मिले और वहाँ की मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट को देख के सीखने का मौका मिले तो आप कौन से प्रदेश में जाना चाहेंगे? सर मैं अगर प्रदेश में जाने का ही बात होगी तो सर मैं मध्य प्रदेश के अंदर जाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि सर वहां पे पहले नदियां उतनी नहीं थी, वहां पे नदियों को इस टाइप से डिजाइन करके नदियों का पानी को हर घर पहुंचाया गया है
तो सर मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो राजस्थान से बहुत हद तक मिलती जुलती मिलती है, तो मैं मध्य प्रदेश को जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में क्या बारिश की समस्या है जैसे राजस्थान में है? सर मध्य प्रदेश के अंदर जो राजस्थान से लगता इलाका है, चंबल का जो घाटी एरिया है, वहां पे बारिश की समस्या है। वहां पे प्राय बारिश होते ही बाढ़ का खतरा बना रहता है। और तो वहां पे तो पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। पानी की कम अनावृष्टि की समस्या वहां पे नहीं है जैसी राजस्थान में है। परंतु वहां पे किसी टाइम पे नदियां उतनी बराबर कनेक्टेड नहीं थी। वहां पे सरकारी नीतियों का उपयोग करके सारी नदियों को इंटरकनेक्टेड किया गया, और उसके बाद में वहां पे हर घर पे स्वच्छ पानी को सुनिश्चित किया गया सर, जो एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल, आप जी मुझे सर। बता सकते हैं कौन सा सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या ज्यादा एफिशिएंट है? सर दोनों के एफिशिएंसी के मायने अलग देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोटली इलेक्ट्रिक अपन जो चार्ज देंगे उसको स्टोर करेगा बैटरी में और उसको यूज करेगा। जबकि सीएनजी के अंदर सर बर्निंग होगी, उसके बाद में उसका क्रैंक शाफ्ट पे आएगी और पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा उसके अंदर। सर दोनों की एफिशिएंसी को मैं सर डाटा वाइज तो नहीं देखा कभी, लेकिन सर मेरे को ऐसा लगता है दोनों एक अलग अलग रेस्पेक्टिव चीजें हैं। क्या ज्यादा इकोनॉमिकल है? सर इकोनॉमिकल सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मान सकते हैं, क्योंकि सीएनजी एक तरह से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक समय बाद सर ये इसके एक अनुमान के मुताबिक 50 साल का सीएनजी और विश्व के अंदर अपने है। तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अपार संभावना देखता हूँ मैं आने वाले भविष्य नहीं, मैंने आपको पूछा इकोनॉमिकल क्या है, मतलब क्या एक मिडिल क्लास व्यक्ति अगर कोई गाड़ी लेगा, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि वो रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है क्या है, उसके लिए इकोनॉमिकल क्या है, कम पैसे कहाँ खर्च होंगे उसके? सर आज की स्थिति का अगर मार्केट ट्रेंड देखें तो सर सीएनजी के व्हीकल्स ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं इनके लिए इंडिया को अधिकतर सामान चाइना या फिर ब्राजील से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सर उसके कारण उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और सीएनजी सर इंडिजीनियस हम बना पा रहे हैं अभी। अच्छा, अच्छा। अ, ये जो सीएनजी के सिलेंडर्स होते हैं, जी अ, सर। इनका शेप क्या होता है? सिलिंड्रिकल शेप के ये होते हैं और कोई शेप नहीं हो सकता इनका? माफ कीजिएगा, इस बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है अभी। अच्छा, तो मतलब अगर इनका कोई रेक्टेंगुलर शेप हो जाए या स्क्वायर शेप हो जाए तो उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? तो मैंने इस बात में नहीं पढ़ा है ज्यादा अभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो कार की इंजन होती है वो जी सर। ज्यादातर फ्रंट में होती है जो नॉर्मल कार्स हम यूज करते हैं। जी सर। क्या इंजन रेयर में या मिड में नहीं हो सकती? सर इंजन हो सकती है रियर या मिडल में भी, लेकिन सर ट्रांसमिशन और इंजन का जो स्पेस है सर वो फ्रंट के अंदर ही अपन बराबर दे सकते हैं, क्योंकि सर फ्रंट में होने से उसके दो उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला तो हाइड्रोलिक्स जो है सर वो सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि एक टिप पॉइंट पे कार आ जाती है तो हाइड्रोलिकली कम उसको ड्राफ्ट मिलता है। और जो दूसरा कारण है स्पेस अवेलेबिलिटी का, तो सर वो स्पेस अवेलेबिलिटी हम सामने निकाल पाते हैं, जबकि अगर आप मिड में रखोगे तो गाड़ी में मिड में जगह नहीं, और रेयर पे रखने पे पीछे उसका कोई हाइड्रोलिक अपने को फायदा नहीं मिल पाएगा। कोई कार्स ऐसी जिनमें मिड में होता है इंजन? सर मैं इसमें श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को अलाउ करो तो सर मैं आपको गेस कर सकता हूँ मेरे लिमिटेड नॉलेज से। हाँ, बोलिए। सर ओडी या फिर वैक्सवैगन ने सर एक ऐसे इंजन निकाला था, गाड़ी निकाली थी जिसका इंजन शायद बीच में रहा था। अच्छा, स्पोर्ट्स कार में क्या होता है सर जो स्पोर्ट्स कार रेस के में अंदर यूज होती है, रेसिंग कार्स में उनका इंजन कहाँ पे होता है? सर मैं इस बारे में जानता नहीं उसमें। अच्छा, ठीक है। कैविटेशन क्या होता है? सर कैविटेशन ऐसा होता है कि अगर कोई फ्लूइड किसी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होता है और अगर उसका प्रेशर एक लिमिटेड वेपर प्रेशर से नीचे चल जाता है, तो सर बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब वो जो फ्लूइड कंटेंट है वो अगर आगे हाई प्रेशर जोन में जाते हैं तो जो बबल्स है वो कोलैप्स होते हैं।
तो उन कोलैप्स होने के कारण उनके इरोजन होता है ट्यूब के अंदर या फिर जिसके अंदर भी बबल्स फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हैवी वाइब्रेशंस होते हैं मशीन के अंदर, एक डैमेजिंग फिनोमिना होता है सर। अच्छा, तो इसको अगर हमें कैविटेशन हो रही है, ये हमें सिर्फ वाइब्रेशन से ही पता चल सकता है या और कोई इसका इफेक्ट भी है? सर मुख्यतः तो सिर्फ वाइब्रेशन से ही पता लगाते हैं, जितना सर मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सुना है सर से हमारे, तो उन्होंने हमें एनटीपीसी के सर ने बताया था कि इसको वाइब्रेशन को अपन देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें कैविटेशन हो रहा है या फिर इसके इरोजन जो आगे वाले क्रॉस सेक्शन में उसका अगर पाइप के कोई अपने को पीसेस मिल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कैविटेशन हो रहा है सर, उसमें हमको फिर प्रेशर वापस चेक करना रहेगा। अच्छा, तो कोई ऐसा पंप हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे ये कैविटेशन की प्रॉब्लम हो ही नहीं? सर कैविटेशन की प्रॉब्लम सर एक बेसिक है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता अगर अपन उस क्षेत्र में चल जाएंगे। इसको अवॉइड करने के लिए हमको एनपीएसएच जो होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसके ऊपर ही अपने पंप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कम से कम इतने हेड से ऊपर पंप को इंस्टॉल करें। अगर इससे आप कोई भी पंप हो, अगर आप इससे कम हेड पे पंप को इंस्टॉल करेंगे तो कैविटेशन होना निश्चित है। अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है? सर रेसिप्रोकेटिंग पंप एक कैटेगरी का पंप होता है सर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं इसे। इसके अंदर सर पिस्टन के प्रयोग से हम पाइप का जो फ्लूइड होता है उसको अपन आगे डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो ऐसा कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम कम होती है, क्या ये सही है? सर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के अगर अंडर काम करेगा तो कैविटेशन तो होगा ही, लेकिन ये है कि उसके अंदर कम से कम बेंड्स होंगे, कम से कम उसके जो स्मूथ मटेरियल होगा, तो सर कैविटेशन कम होगा। लेकिन एनपीएसएच के अंदर अगर वो भी होगा तो उसमें भी कैविटेशन होगा। अच्छा, क्वार्टर जॉइंट क्या होता है? सर कोटर जॉइंट एक जॉइंट होता है, इसके अंदर से कोटर पिन के प्रयोग से जॉइंट किया जाता है। ये दो शाफ्ट्स को एक जॉइंट करने के काम में आता है। तो इसकी जो स्पेशलिटी ये है सर कि इसके अंदर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मोशन डिफाइंड रहते हैं, जबकि जो नकल जॉइंट होता है उसमें बैकवर्ड मोशन जो होता है, रिवर्स मोशन, वो डिफाइंड नहीं होता है। तो जैसे आपने कहा कि दो शाफ्ट को हम जॉइन कर सकते हैं, कि क्या टॉर्क ट्रांसमिशन हो सकता है? जी सर बिल्कुल, इसका टॉर्क ट्रांसमिशन में काम आता है सर। अगर हम पिस्टन सिलेंडर असेंबली को लेते हैं किसी इंजन के गाड़ी के अंदर, तो उसमें क्वार्टर पिन को लगाया जाता है, जिसके अंदर जो शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से जो एक शाफ्ट आती है जो पिस्टन को अटैच करती है, उसको क्वार्टर पिन से ज्वाइन किया जाता है। अच्छा, कन्वेयर बेल्ट के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हो? सर ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसके अंदर कोई भी सामान जो होता है, कोई भी अपना फिनिश्ड इक्विपमेंट है या फिर अनफिनिश्ड इक्विपमेंट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के काम में आता है। उस पर रख देते हो सर, वो कन्वे करके अगले स्टेशन पे उसे लेके जाता है। क्या कन्वेयर बेल्ट में स्लोप होता है? बारे में मेरे को नॉलेज नहीं इसमें। हाँ। कौन सा गियर बॉक्स यूज होता है कन्वेयर बेल्ट में? तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। मैं इसके बारे में पढ़ूंगा सर बिल्कुल इंटरव्यू। अच्छा, गियर बॉक्स में एक कंपोनेंट होता है ब्रीदर। सर ब्रीदर, यस सर। इसका क्या यूज है? सर ब्रीदर। ब्रीदर, BREATHER। सर मैं मेरे को इसके बारे में पता नहीं है सर। ठीक है। वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है? सर वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर यूज होता है। इसके अलावा सर कई और टाइप की वेल्डिंग्स भी होती है। मुख्यतः ऑक्सीजन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। अच्छा, बैकवर्क रेशियो क्या होता है? सर ये एक रेशियो होता है, इसके अंदर से जो नेगेटिव वर्क होता है, मतलब जो पावर की, ये पावर प्लांट के टर्म्स में यूज होता है सर, सबसे बड़ी बात तो उससे इसका अर्थ ये होता है जो नेगेटिव वर्क है अपॉन टोटल वर्क। सर जैसे किसी पावर प्लांट में कंप्रेसर के वर्क हमको इनपुट देना पड़ेगा, तो कंप्रेसर के वर्क अपॉन टोटल जो वर्क ऑप्टेंड है सर, उसको बैकवर्क रेशियो कहते हैं। कोई आइडियल वैल्यू है बैकवर्क रेशियो की? सर ये स्टीम पावर प्लांट के लिए बहुत कम रहता है, 2 से 8% रहता है।
और गैस पावर प्लांट के लिए 24 से 26% रहता है। मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ब्योंसी का डिफरेंस बताइए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो किसी भी एक मास का ज्योमेट्रिकल सेंटर कह सकते हैं जब उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दिया जाए। जिस पॉइंट पे अगर हम उसको स्टैंड करें तो वो चीज स्टैंड स्टिल रह सके। और सर सेंटर ऑफ बायंसी किसी भी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में कहा जाता है मेनली। इसका मतलब ये होता है कि सर जहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके सेंटर ऑफ मास ये जो होता है उसको सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे तो उसको सर सेंटर ऑफ बायंसी कहेंगे, जहाँ पे सारी बॉइंट फोर्स सपोज टू बी एक्ट। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? सर ये दोनों सेम हो सकते हैं अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहे तो। क्या रहे तो? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सर, अगर फ्लूइड के अंदर जैसे अगर हम किसी भी टोए को रखें और अगर हम उसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे लाए और अगर वो वापस इधर उधर नहीं हो रहा है, इसी पोजीशन पे स्टेबल हो गया तो सर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। और उसके अंदर हम सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बराबर मानेंगे कि एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं। तो क्या वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा या आधा पानी के अंदर होगा, पूरा पानी के अंदर होगा? क्या उससे कोई सर डिफरेंस ये होगा? कुछ भी हो सकता है सर, ये फ्लोटिंग भी हो सकता है और सबमर्ज भी हो सकता है, लेकिन यही है कि वो पोजीशन पे स्टेबल रह सके, न्यूट्रली एक पोजीशन पे स्टेबल रह सके। तो इसका इसका मतलब वही इंडिकेट करता है कि इसका सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट एक ही है। अगर वो सर पॉइंट सबमर्ज्ड होगा तो ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी उसको मेटा सेंटर कहा जाएगा। ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज बेसिकली रैंडमनेस एसोसिएटेड विद एनीथिंग। कोई भी चीज की रैंडमनेस है तो उसी को एंट्रोपी कहेंगे। अच्छा, क्या जीरो हो सकती है एंट्रोपी की वैल्यू? सर प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकती सर, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन सर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो उसके अंदर एंट्रोपी की वैल्यू जीरो मानी जा सकती है। अच्छा, कौन सा लॉ इससे रिलेटेड है? है। सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सर एंट्रोपी को ही डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताते हैं? सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहने का ये होता है कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है अचीव करना। अच्छा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी सर रेशियो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का। और ये ग्रोथ ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर को शो करता है। यंग्स मॉड्यूलस। सर यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक रेशियो होता है सर, जो किसी भी मटेरियल के डिफाइन उसकी इलास्टिसिटी को डिफाइन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है। क्या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम यंग्स मॉड्यूलस को कंसीडर करते हैं या वो जी स्पेसिफिकली सर। किसी चीज में यूज होता है? नहीं सर, कोई भी स्ट्रक्चर बना के टाइम हम यंग्स मॉड्यूलस को जरूर कंसिडर करते हैं सर। जैसे अगर अपन आरसीसी डालते हैं तो आरसीसी के अंदर स्टील और कंक्रीट इन दोनों का यंग्स मॉड्यूलस देखा जाता है और ये पाया जाता है कि दोनों का यंग्स मॉड्यूलस बहुत करीब है, इसके लिए इन दोनों का मिक्सचर को यूज किया जाता है। अच्छा, ठीक है निर्मल जी, मुझे 3 क्वालिटीज बताइए आपकी। आप क्यों एक सिविल सर्वेंट के रूप में सिलेक्ट होने चाहिए? जी सर। सर मैं जो अपने समय समय पे अपने दोस्त, अपने परिवार और अपने गुरुजन के रिव्यू से जान पाई हूँ अपने बारे में, जो सर क्वालिटीज मेरे में नहीं थे, मैं समझता हूँ ये मुख्य 3 क्वालिटीज जो मैं आपको बताता हूँ। सर पहला, मैं अपने आपको मानता हूँ कि सर मैं हार्ड वर्कर विद स्मार्ट थिंकर हूँ। किसी भी चीज को स्मार्टली सोचता हूँ उसके बाद उसको हार्डली मतलब डेडिकेटेड तरीके से करता हूँ। सर दूसरा, मैं किसी भी चीज का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। और सर तीसरा, मैं जो समझता हूँ सर तीसरा सर सर कंपैशनेट हूं मैं। कंपैशनेट हो आप? ऐसे कोई एक्ट जो आपने जहाँ पे आपने अपने कंपैशनेट नेचर को जी देखा होगा, अपने उस रूप को आपने से क्या किया है?
सर जब मैं बीटेक के अंदर भी था तो सर मेरे जो जूनियर था, तो सर हमारे एक ट्रेंड था कि जो हमारा सेमेस्टर हो जाता था हम हमारी किताबें, मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते थे अपने जूनियर्स को दे दिया करते थे कुछ एक ग्रुप पे लेके। सर लेकिन मैं समझता था जो मेरा एक जूनियर था मेरे कांटेक्ट में सर, वो इतना इकोनॉमिकली साउंड नहीं था। तो सर मैं उसे अपनी नोट्स, अपनी किताबें, सारी चीजें सर उसको बिल्कुल स्वेच्छा से, बिना कोई कोस्ट, बिना किसी तरीके से उससे उसको दे दिया करता था। तो मैं ये तो काफी नॉर्मल सी बात है कि आप जब प्रमोट होते हो तो आप अपनी पुरानी किताबें दे देते हो। वे आपके वैसे भी ज्यादा काम नहीं आने वाली है। ये कोई कंपैशनेट ग्राउंड नहीं है। और कुछ जो आपने से कुछ किया हो लाइफ में? सर इस समय इसके अलावा सर मैं जो समझता हूँ, सर बसों के अंदर अगर जाते हैं तो लेडीज होते हैं तो उनके लिए सीट छोड़ना हो गया, या फिर सर कोई भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं सर, काउस होती है, उनको अगर कुछ होता है वहीं पे, तो सर मैं तुरंत जो होते हैं एनिमल एड, इनको कॉल लगा के उनके लिए रुक के, अपना कोई काम भी होता है तो सर उसको छोड़ के उनको एक बार इलाज करवाता हूँ। तो इसके अलावा जो मैं सर एक चीज समझ पाया हूँ कि हमारे उधर एरिया में जब मैं बीटेक करता था, हमारे हॉस्टल के अंदर से एक बंदर को करंट लगा था। तो सर हमने उसको रात को लगभग 11 बजे से, कि हमने हादसा हमारे सामने आया था, तो सर हमने मिलके एक एनिमल एड वालों को फोन करा था और न्यू मीडिया वालों को बुलाया था, क्योंकि एनिमल एड वालों ने एक बार में फोन नहीं उठाया था। मीडिया वालों के थ्रू उनको फोन लगाया और सर उस बंदर को हमने हॉस्पिटल में सही जगह पहुंचा के उसको सही करवाया था सर। अच्छा। अच्छा, मान लो आपने नौकरी ज्वाइन कर ली और आपको ये पता चले कि आपके कोई कलीग्स है जो ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस में लिकर कंज्यूम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं जी सर। ऑफिस आवर्स के बाद। तो आप क्या करेंगे? सर अगर मेरे को ऐसा पता लगता है तो सर मैं स्ट्रिक्टली मीटिंग बुलाऊंगा अगले दिन। जो भी इसके सस्पेक्ट है, जिन भी कारण से मुझे पता पड़ा था, मैं सर उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा। और सर जैसा मैं जानता हूँ सर, नहीं, मैं आपके असिस्टेंट कलीग्स है, इंजीनियर। वो आपके जूनियर नहीं है। आप अपने जी कलीग्स सर। को मीटिंग में नहीं बुला सकते। आपके वो ओके ओके सर, ओके सर। तो मैं सर उन्हें अपने, अगर एक कलीग से, तो सर एक रिलेशन तो रहता ही है, तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करें कि ऑफिस के अंदर रह के ऐसा कुछ काम करें जिससे अपना डिपार्टमेंट नजर में आएगा, तो भी पब्लिक को पता पड़ेगा, डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, जनता का विश्वास हमसे उठेगा। हम एक सेवा क्षेत्र में यहाँ पे आए हैं, जनता हम पे विश्वास करती है, तो हम ऐसा ना करें। सर अगर ये समझाने के बाद में अगर ऐसा वापस होता है तो सर मैं बहुत हद तक इससे अपने आप को, अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो सर मैं अपने आप को दूर रखूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट की छवि इस पे बोदर कर रही है, तो सर मैं इसके बारे में कंप्लेंट भी दे सकता हूँ सर अपने सीनियर्स को इस बारे में, कि ऐसा कुछ चल रहा है सर, आप इंटरव्यू करके इस चीज को एक बार सही करिए। अच्छा, आप तो इस चीज से दूर ही हो। आप तो इसके कोई भागी नहीं हो। बट समझो आपका कोई सीनियर भी इसमें इन्वॉल्व हो, फिर आप क्या जी करोगे? सर। सर अगर सीनियर भी इन्वॉल्व है सर, मैं अपने आप को दूर ही रखूंगा इनसे। अगर सीनियर ही है तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने चल आप रहा को है इनसे वो पूरी चलने तरह से दोगे दूर आप? रखूंगा। सर मैं, अगर और कोई चेन के अंदर मेरे से सीनियर सामने आते हैं तो मैं उनको बता सकता हूँ कि सर ऐसा कुछ है। और अगर लेकिन इससे सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जनता तक अगर कोई नहीं जा रहा है, तो सर अगर मेरे पावर में नहीं आ पा रहा है तो मैं फिर इसमें अपने आप को दूर रखूंगा सर। ऑफिस हायरार्की के अपोजिट में जाके मैं कुछ नहीं करूंगा। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ। आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं की है, बस आप उससे भाग रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा आपको? बट मेरे पास दो ही कारण रह जाते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने के, या तो सर मैं उनको कह सकूं अगर मैं सीनियर होता उनका तो, और या फिर सर मैं अपने सीनियर को कह सकूं। यहाँ पे मैं दे पा रहा हूँ कि मेरे दोनों ही कारण मेरे हाथ में नहीं आ पा रहे, तो सर मैं इसके अलावा ज्यादा कुछ करूंगा तो सर डिस्टरबेंस ज्यादा होगा, और एक ऑफिस हायरार्की है सर, वो डेकोरम टूटेगा, तो सर मैं वो नहीं चाहता। अच्छा। आपने आप बताया था कि आपने अपनी पढ़ाई जयपुर से की है। जी सर। हाँ, वहाँ पे आप कहाँ हॉस्टल में रहते थे या किसी के घर पे रिलेटिव? जी सर, मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहा था, बाकी 2 साल पीजी में रहा था, और फोर्थ ईयर से मैं फ्लैट रह के रहे थे हम 8 जने। अच्छा। अच्छा, फर्ज करो आप हॉस्टल में एक अपने दोस्त के साथ रह रहे हो और वो दूसरे धर्म का है। ठीक है, जी आपके सर। धर्म दूसरे धर्म का है। और आप जिस परिवार से आते हो उनकी विचारधारा थोड़ी पुरानी है, थोड़े रूढ़िवादी विचारधारा की है, और वो आपको मिलने आ रहे हैं। जी सर। तो
और आपको ये बात पता है कि अगर वो उन्हें ये बात पता चलेगी कि आप यहाँ पे किसी ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हो, तो वो इस चीज का ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? सर मैं ऐसा नहीं मैं समझता हूँ सर, मैं मैं बिल्कुल भी इस टाइप में बिलीव नहीं करता हूँ। सर सब जने बराबर होते हैं सर, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तो ही हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। और अगर मम्मी पापा की बात भी है सर, अगर पेरेंट्स आते भी है, तो सर मेरे को लगता है कि मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊंगा सर। मैं अपनी बात कन्वे कर पाने में सक्षम रहता हूँ इन चीजों में। और मैं उन्हें कन्वे कर पाऊंगा कि जो मेरा दोस्त है वो बहुत अच्छा इंसान है, वो भी एक धर्म है, वो भी एक फॉलो करता है, वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जीता है। और वो उसके धर्म और मेरे धर्म में कोई दिक्कत नहीं आती सर, कोई कॉन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं बनता है। मैं अपने काम में उसको डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपने काम से मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, तो सर कोई प्रॉब्लम आने का कारण समझ में नहीं आता है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है निर्मल जी? नो सर। आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हो या लव मैरिज में? सर मैंने ऐसा अभी तक कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। अच्छा। कल मैं एक फिल्म देख रहा था। वहां पे जेम्स बॉन्ड, आप जानते होंगे, उनकी पिक्चर थी वो। जी सर। हाँ। तो जेम्स बॉन्ड को एक प्लेन से धक्का मारते हैं और बिना जी सर। पैराशूट के वो नीचे गिरता है, बट फिर भी वो जी बच सर। जाता है। ऐसा कैसे? जी सर। सर पैराशूट तो चाहिए ही होगा सर, इसके अलावा अगर प्लेन से कूद रहे हैं सर, अगर बहुत एग्जैक्ट आप कूदते हो सर, जो कि एक प्रोफेशनली कर सकता है, तो नीचे बहुत बड़ा ट्रैम्पोलिन लगाओ और उसके ऊपर कूदना सर पॉसिबल है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो सर ये चीज पॉसिबल है। अच्छा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि प्लेन चल रही है। ओके सर, आई एम सॉरी आई। अच्छा, ठीक है। खेलों में रुचि रखते हो आप? बैडमिंटन खेलते हो आप? जी सर। अच्छा, कितने सालों से खेलते हो बैडमिंटन? सर मैंने बैडमिंटन अपने बीटेक में खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा। सिंगल्स और डबल्स, इनके रूल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर सिंगल्स और डबल्स के रूल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि सर इनकी कोर्ट साइज के अंदर फर्क होता है। सर जो बैक लाइन होती है वो सिंगल्स की 4 फीट और उस तरफ से दोनों से एंड से 4 फीट छोटी होती है। और इसके अलावा सर जो दूसरा रूल है कि जो डबल्स के अंदर से थोड़े से सर्विस रूल्स चेंज हो जाते हैं। 4 फीट दोनों साइड से छोटी होती है, 8 फीट ग्राउंड छोटा हो जाता है। सर सर मैं जितना मैं सर रिकॉल कर पा रहा हूँ यही डाटा है सर। सर हाँ सर, ये लंबाई के अंदर से 2-2 फीट दोनों तरफ से कम होती है। और सर जो इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से यू सर मैं ब्रेथ। सर जो नेट है इसके अगर पैरेलल देखेंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे, तो दोनों एंड से 2 फीट कम होगा। और अगर पैरेलल देखेंगे तो सर पैरेलल का एक्चुअली मैं सेम डाटा अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो डाटा बढ़ जाएगा। डबल्स के अंदर डबल्स का कोट बड़ा होता है सर, कहने का मतलब थोड़ा बड़ा रहता है। अच्छा, ओलंपिक्स में बैडमिंटन हो रहा है अभी। जी सर। कौन सा शटल यूज करते हैं वहां पे? सर इसमें योनेक्स का शटल यूज होता है। फेदर होता है या प्लास्टिक होता है? सर मैं सर इस बारे में तो नहीं जाना सर, योनेक्स कंपनी का रहता है। मैंने शटल पे ध्यान भी नहीं दे पाया सर, आई एम सॉरी फॉर दिस। नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज है बैडमिंटन की। आप अगर जब बैडमिंटन खेलते थे तो आप कौन सा शटल यूज करते थे? सर मैं फेदर और प्लास्टिक दोनों ही यूज करता हूँ सर। दोनों यूज करते थे। अच्छा, ओलंपिक्स देखते हो आप? सर मैंने कुछ कुछ देख पा रहा हूँ सर, रिजल्ट्स देख लेता हूँ, क्योंकि सर मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे टीवी नहीं है, तो मैं फाइनली रिजल्ट ही देख लेता हूँ। और अच्छा। पूरा टाइम उसमें नहीं बिगाड़ना चाहता, पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, पैरा ओलंपिक्स के बारे में आपको कुछ पता है? सर पैरा ओलंपिक्स शायद अब होएंगे, और मेरे को जितना ध्यान है। और सर इसके अलावा सर उसके मस्कत के बारे में जानता हूँ, सोमायती उनका मस्कत है सर। अच्छा, पैरा ओलंपिक्स में कौन से स्पोर्ट्स होते हैं कुछ? नो सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। ठीक, जो डिसेबल होते हैं वो उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। जी सर। जी सर।
हम्म। तो आपने कभी पैरा ओलंपिक्स में रनिंग देखी है? नो सर, नहीं देखी है। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखना चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है निर्मल जी, थैंक यू। थैंक यू सर।